हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल HP टेट TGT में। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिनका टेट का पेपर अभी 2 दिन के बाद होने जा रहा है। साथियों, कल है JBT का पेपर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं JBT का पूरा TGT टेट का सॉल्व्ड पेपर जो कि नवंबर 2020 में आया हुआ है। साथियों, ये पेपर JBT के साथ साथ बाकी जो हमारे और सब्जेक्ट्स है जैसे नॉन मेडिकल वाले साथी भाई है, आर्ट्स, मेडिकल, इसके अलावा LT इत्यादि के लिए है। क्यों है? क्योंकि गाइस क्या है कि टेट में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, अब आपको पता लग ही गया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जो JBT है, JBT में जो है 5 सेक्शन आते हैं। 5 सेक्शन कौन कौन से आते हैं? एक तो हिंदी आती है, हिंदी के साथ इंग्लिश आती है, इंग्लिश के साथ GK आती है, मैथ आती है, मैथ के साथ आती है एक साइकोलॉजी। तो अब आपको पता है कि साइकोलॉजी तो सबकी आती है, तो इसको सभी देख सकते हैं इस सेक्शन को। उस तरह से मैथ जो है नॉन मेडिकल वाले इसको देख सकते हैं। GK सभी के लिए आती है, तो वहाँ से GK वाले देख सकते हैं। हिंदी की बात करें तो LT के लिए हिंदी आती है, तो वहाँ से वो क्वेश्चन देख सकते हैं। इंग्लिश जो है आर्ट्स वालों के लिए आती है, तो वो वहाँ से देख सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि JBT को तो ये वीडियो पूरी देखनी है। इसके अलावा जो बाकी मेरे साथी भाई है जो कि मैसेज करते हैं कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कौन कहाँ से मिलेंगे, तो ये नहीं चीज़ों को देखना होता है गाइस। और एक चीज़ मैं आपको ट्रिक मैं आपको फ्री में यहाँ पे बता देता हूँ। जिन भाइयों का पेपर जैसे नॉन मेडिकल इत्यादि का 10-11 को जब भी है 12 को, तो आपने क्या करना है जैसे कल JBT का पेपर होगा, तो जब JBT का पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको JBT का जो सेक्शन है उसके क्वेश्चन को देखना है। क्योंकि वो क्वेश्चन भी मतलब जैसे 9 को JBT का ना, 10 को नॉन मेडिकल का है, तो वो क्वेश्चन 10 को आ जाते हैं। तो ऐसा करना है जैसे जैसे कल का JBT का होगा तो आपको जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको देख लेना, जो जो सेक्शन होंगे। ऐसे नहीं बोल रहा मैं सारा देखना है। जैसे साइकोलॉजी का कोई भी टेट हो सभी का ही देखना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं मैक्सिमम, है ना। इसके अलावा गाइज मैं एक गुड न्यूज़ और देना चाहता हूँ आपको आज। अब हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम पे अगर आपने अभी तक हमारे को ज्वाइन नहीं किया तो देख ले, क्योंकि अब देखिए कि PDF की प्रॉब्लम होती है। यूट्यूब में आप PDF को डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकते, फिर गिव एसेस देना पड़ता है। व्हाट्सएप में जो है आप 250 लोगों को ही जोड़ सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी 260 मेंबर्स हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे कि जो जुड़ना चाहते हैं, कहाँ पे जुड़े, तो उनके लिए हमने टेलीग्राम चैनल शुरू किया है। तो वहाँ पर आप देख लें। टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गाइस जहाँ पे आपको किसी भी वीडियो की PDF मिल जाएगी। ये वाली जो वीडियो है इसकी जो PDF अगर चाहिए, क्वेश्चन पेपर आप किसी को चाहिए, तो क्या है PDF जो है ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी मैं वीडियो को मतलब जस्ट डाल ही दिया है। तो जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, 2 चीज़ें होगी। एक तो कमेंट सेक्शन में आपको हमारे चैनल का जो लिंक है वो मिल जाएगा टेलीग्राम का। वहाँ पे जब आपको क्लिक करेंगे, अगर आपने टेलीग्राम को डाउनलोड नहीं किया सबसे पहले तो डाउनलोड कर लें। जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन उसको डाल देनी है। उसके बाद आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम अपने टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। वहाँ से डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन जो सेक्शन होगा, डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन उसको चेक कर लें। वहाँ पे हम सारी चीज़ें दे देंगे कि व्हाट्सएप में कैसे जुड़ना है, फेसबुक में कैसे जुड़ना है। तो वहीं पे टेलीग्राम का लिंक दे देंगे हम कि कैसे आपको वहाँ पे लिंक मिलेगा, उसको आपको प्रेस करना है। सिंपली आप जब उसको प्रेस करेंगे तो आप सिंपली टेलीग्राम का हमारा जो चैनल है, ऑफिशियल चैनल है हमारा HP टेट TGT नाम का, उसको देख सकते हैं। वहाँ पे सभी प्रकार की PDF आपको मौजूद होगी, जितनी भी हमने बनाई हुई है। धीरे धीरे हम अपलोड कर रहे हैं। इस वीडियो की PDF भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे हम इसको डाल देंगे। तो गाइस शुरू करते हैं वीडियो को, और सभी साथी इसको अच्छी तरह से देख रहे। लगभग 1.5 घंटे की वीडियो बनने वाले गाइस, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। 1.5 आवर की वीडियो बनाई हुई है। हर एक चीज़ हमने इसमें डिस्कस की जितनी पॉसिबल हो सके। तो आपको पेशेंस बना के ये वीडियो देखनी है। आराम बान ये क्लास होने वाली है। 1.5 घंटे निकाल दो गाइस, हो सकते हैं 1.5 घंटे में से आपके कितने क्वेश्चन आ जाइए, तो कल ही पता लगेगा। तो साथियों यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन A है साइकोलॉजी का, जो कि इंपॉर्टेंट है सभी टेट के एग्जाम के लिए, चाहे वो आर्ट्स, नॉन मेडिकल, JBT, LT इत्यादि सभी के लिए है, क्योंकि साइकोलॉजी सभी के लिए आते हैं, कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे साइकोलॉजी का सेक्शन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बायोलिंगुअल ये क्लास रहने वाली है कि फ्राइड के अनुसार मूल मानव प्रेरणा है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड द बेसिक ह्यूमन मोटिवेशन इज। तो जो फ्रूड है या फ्राइड है, जिनको पूरा नाम सिगमंड फ्राइड है, जिन्हें साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी। साइको एनालिटिक थ्योरी, हिंदी वाले ध्यान दीजिएगा। साइको एनालिटिक थ्योरी को मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत कहते हैं। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो सिगमंड फ्राइड ने दिया था, जिनमें 3 चीज़ें बताई थी इनने, इड, ईगो और सुपर ईगो। अगर आपको विस्तार से देखना तो आपको हमारी साइकोलॉजी की सीरीज देखनी है, वहाँ पे ये करवा लिया है। तो गाइस जो फ्राइड है, इनके हिसाब से जो मूल प्रेरणा, मानव प्रेरणा कौन सी है, मतलब बेसिक ह्यूमन मोटिवेशन कौन सी है गाइस? एक है बेसिक ह्यूमन नीड्स, जिसको जो मैस्लो ने दी थी, है ना, उसको कहते हैं आत्मसिद्धि का सिद्धांत। मतलब मानव की मुख्य विशेषताएं कौन सी है, जिसको आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। तो वो और चीज़ है। बहुत सारे लोगों ने जब ये क्वेश्चन आया था तो इसमें टिक लगा लिया था भूख को, क्योंकि मैस्लो ने जो मैस्लो की थ्योरी थी उसमें उन्होंने बताया था कि भूख, प्यास, नींद जो है प्राइम फैक्टर होते हैं, मूल
कारक होते हैं, मानव कारक होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया था फ्राइड का और यहीं से क्वेश्चन गलत हो गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, आक्रामक और सेक्स यहाँ पे राइट आंसर है। तो गाइज ये अकॉर्डिंग टू फ्रूड है, जो आपने इड ईगो इत्यादि पढ़ा था उसमें जो फर्स्ट चीज़ थी इड, इड क्या है उसमें एग्रेसिवनेस होती है और सेक्स के लिए ही वो सारा काम करता है, तो है ना। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना कि सी। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा गाइज, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी जो मैस्लो ने दी, जिन्होंने 5 स्टेप बताए थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी, वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते, इसमें भी मुझे उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चन आए होंगे। तो उसमें हमने ये चीज़ बताई थी, जैसे प्राइम फैक्टर होता है, मूल फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, भूख प्यास नींद, दूसरा स्टेप पे आता है स्नेह सुरक्षा, तीसरे में आता है लव जिसको स्नेह कहते हैं, फोर्थ में आता है सम्मान रिस्पेक्ट, और पांचवें में आता है आत्मसिद्धि, है ना, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये थ्योरी मैस्लो ने दी थी। तो इतना विस्तार से हम इस वीडियो में नहीं जाएंगे, वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी बन जाएगी। मेरे इस क्वेश्चन में बताने का मकसद इतना ही है कि आप कन्फ्यूज़ कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन इसीलिए डाला था कि बहुत सारे ने इसमें बुक टिक करके आ गए थे और क्वेश्चन गलत हो गया था। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलियन में आमतौर पर 46 गुणसूत्रों की जगह कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ये आपको बताना है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 47। अब देखिए गाइस कि अमूमन आमतौर पे 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि इंसान के अंदर, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, है ना। तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा ऐसे 45, 46, 47, 48, तो आपको राइट आंसर देना है 46 पर। या इस तरह से आता है कि कितने जोड़े, गाइस अगर जोड़े पूछे तब आपको 23 देने हैं, क्योंकि 23 दून होते हैं 46 ना, एक जोड़े में 2 गुणसूत्र होंगे ना, तो है ना। तो अगर जोड़े पूछे, क्वेश्चन भी इस तरह से घुमा फिरा के पूछा था, अगर जोड़े पूछे तब आपको 23 पे टिक करना है, अगर सिंपल गुणसूत्र पूछे तो 46 पे टिक करना है। तो गाइस यहाँ पे एक्सेप्शन एक ऐसी है कि जो मंगोलिया है, मंगोलियन जो है, मंगोलियन कंट्रीज वाले, वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द मंगोलियंस हैव 47th क्रोमोसोम्स, है ना, इंस्टीड ऑफ 46, मतलब 46 की जगह वहाँ पे 47 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं आमतौर पे, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा किस प्रकार के परीक्षण है? मैं बुद्धि ही बोलने वाला था, और इसका जो राइट आंसर है वो है बुद्धि। इंटेलिजेंस वाले चैप्टर में बिल्कुल बार बार मैंने ये चीज़ बताई थी, यहाँ पे देख ही सकते क्वेश्चन आया हुआ है ना। बार बार मैंने चीज़ बताई थी, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। इसके अलावा हमने वहाँ पे और भी कुछ एक टेस्ट बताए थे। तो सबसे पहले जो इसका राइट आंसर आप इस तरह से भी टिक कर सकते हैं, जिसको पता नहीं, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। जिसको इसके क्वेश्चन नहीं आता था उसे इस तरह से भी आइडिया लगा सकता था, क्योंकि ये परीक्षण किसके थे? बुद्धि के थे। तो सी और डी तो उसको पहले आप बाहर कर लो, अब बचे ए और बी। अब आर्मी है गाइस, आर्मी एक बंदे का थोड़ी होता है, आर्मी में तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, समूह होता है, ग्रुप होता है। तो यहीं से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाना था, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जिसको नहीं भी आता था। ओके, जबकि अगर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की बात करें तो उसमें आता है बिनेस हाइमन स्टैनफोर्ड परीक्षण, एक दूसरा आता है बैचलर भूल भुलैया, जिसको BAIS कहते हैं, बैचलर बुद्धि परीक्षण जिसको कहते हैं, भूल भुलैया परीक्षण। ये चीज़ें अगर विस्तार से देखने तो पहला ही चैप्टर है इंटेलिजेंस वाला, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। जबकि यहाँ पे गाइस जो ये वाला क्वेश्चन है सिगमंड फ्राइड वाला, ये मोटिवेशन का चैप्टर हमने कराया है, दूसरा या तीसरा चैप्टर देख ले प्लेलिस्ट में जाकर, उसमें हमने बिल्कुल अच्छी तरह से बताया। इस वाले चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी वाले सेक्शन में। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश ने 7 आधारभूत मानसिक योग्यताएं बताई है जो बुद्धि में सम्मिलित होती है। तो डैश प्रपोज 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज विच आर प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस। तो आपको बताना है इनमें से किस साइकोलॉजिस्ट ने वो चीज़ बताई थी। तो गाइज इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुकारक जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। उसी तरह से बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो गार्डनर ने दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ओके, इस तरह से आपको और भी, जैसे स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, बीने ने यूनिट फैक्टर थ्योरी दी थी, ये भी बेसिकली इंटेलिजेंस वाले चैप्टर से दी थी। उस तरह से एक थर्स्टन थे गाइस, जिन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था समूह कारक थ्योरी। कौन सी थ्योरी? ग्रुप फैक्टर थ्योरी, यानी कि समूह कारक थ्योरी। तो वो किसने दी थी? थर्स्टन ने। और इसका राइट आंसर भी थर्स्टन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब कैसे हो जाएगा? जो थर्स्टन ने समूह कारक थ्योरी दी, तो उन्हें बताया था कि 7 आधारभूत मानसिक योग्यता होती है, जिनको PMA कहते हैं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। ये किसने बताया था? थर्स्टन ने बताया था। और कितनी होती है? वो 7 होती है। यही क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, अब क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। आमतौर पर क्वेश्चन आता है इस तरह से कि जो समूह कारक थ्योरी किसने दी थी? तो थर्स्टन होना था। यहाँ पे देखो क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, बस पूछा गया अलग तरीके से कि किसने जो है 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ को प्रेजेंट किया था, यानी कि दिया गया था सिद्धांत को। बस वही आंसर इसका भी थर्स्टन है। जबकि अगर आप क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी आइडिया ना, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन थे ना, BCD, इनका बुद्धि से कोई लेना देना ही नहीं है। इनको आप ऐसे भी रिजेक्ट कर सकते थे। क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर आपको साइकोलॉजी का नॉलेज है तो आपको पता है, मैंने जो 3 चीज़ें बताई थी उसमें कन्फ्यूजन बना रहता है। एक तो थर्स्टन की समूह कारक थ्योरी, फिर एक बुद्धि कारक थ्योरी जो कि थॉर्नडाइक की थी, और इसके अलावा एक बहुबुद्धि थ्योरी जो हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। तो इनमें कन्फ्यूजन तो इस क्वेश्चन में था ही नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज था BCD तो सीधे ही बाहर हो जाने थे, क्योंकि ये जो 3 साइकोलॉजिस्ट है, गिलफोर्ड, साइमन और स्टर्नबर्ग, इनका बुद्धि से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधे ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर सकते थे। गाइस क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बिल्कुल ईजी होते हैं, बस आपको कन्फ्यूज करने के लिए हल्का सा उसमें छेड़छाड़ कर देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, जो मेरे भाई लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है यार, तो अभी भी आप देर करें, एक दिन का ही टाइम लगेगा, आप जल्दी से साइकोलॉजी की हमारी सीरीज़ को अच्छे से देख लो। मैं गाइज अगर आपको फिर से भी बताऊंगा, अगर आप साइकोलॉजी की हमारी पूरी भी सीरीज़ को अच्छे से देख सकते हैं ना, तो उससे 15 से 20 क्वेश्चन यार मैं कम से कम बता रहा हूँ कि आएंगे ही आएंगे उसी सीरीज़ से, और मैंने इतनी अच्छी तरह से बता के रखी है वो सीरीज़, है ना। तो आप तो देर मत कीजिए, जाके देखिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है, मेमोराइजेशन इन ट्रू मेमोरी इज डन बाई। तो जो ट्रू मेमोरी होती है, जिसको वास्तविक स्मृति कहते हैं, एक्चुअली मेमोरी है, उसमें क्या याद किया जाता है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिस्टमेटिकली या क्रमबद्धता से इसको याद किया जाता है, क्योंकि एक्चुअल मेमोरी होती है वो सिस्टमेटिक ढंग से रखी जाती है, एक के बाद एक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WISC द्वारा डैश बुद्धि का मापन किया जाता है। गाइस दो टेस्ट बड़े फेमस है, एक ये WISC, ये भी बुद्धि का ही परीक्षण है, ध्यान दीजिएगा। एक इस तरह से आता है WIAS, इस तरह से, इसमें आपको ध्यान रखना है। अगर तो यहाँ पे CI, देखिए जैसे इस वाले क्वेश्चन में CI, तब वो चाइल्ड यानी कि चिल्ड्रन से होगा। अगर यहाँ पे आपको A दिखने को मिले तो वहाँ पे अडल्ट होगा। ओके, कौन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब इसको विस्तार से जानना है तो आपको बुद्धि वाला चैप्टर देखना होगा, इंटेलिजेंस वाला पहला चैप्टर। अगर आपको वो नहीं देखना है, शॉर्ट में देखना, तो आपको मैंने 2 चीज़ें बता दी। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे भी आगे दिखा होगा, इसकी फुल फॉर्म वगैरह कुछ नहीं याद रखनी है, आपको सिंपल याद रखना है ये वाला शॉर्ट टर्म। अब देखिए यहाँ पे CI है ना, WISC, तो ये बालकों के लिए है स्पेशल, तो आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर ए, चिल्ड्रन। अभी मैंने बताया अगर आपको A दिख जाता है इनमें से बीच में कहीं पे A वर्ड दिख जाएगा, तो वो अडल्ट्स के लिए होना था। ये 2 ही इसमें बनते हैं क्वेश्चन, तो ये भी क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो इसलिए ज़्यादा हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डैश ने सामाजिक संघर्ष के समाधान के आधार पर व्यक्तिगत विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। डैश हैज़ कैटेगराइज्ड स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरिक्सन। गाइज एरिक्सन, क्योंकि एरिक्सन ने ही सोशल जो मतलब सामाजिक है, तो ये बेसिकली इसको हम गाइज एक सेकेंड यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये है साइको सोशल थ्योरी। साइको सोशल थ्योरी जिसको हिंदी में कहते हैं साइको सोशल थ्योरी, साइको सोशल थ्योरी हिंदी में कहते हैं इसको मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत, मनो यानी कि मनोविज्ञान, और आगे मनो सामाजिक का सिद्धांत, है ना। इसमें ये किसके द्वारा दिया गया था, सिंपल एरिक्सन के द्वारा। पूछने का तरीका देखो गाइस अलग है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरह से आ सकते हैं कि जो साइको सोशल थ्योरी है, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, ध्यान दीजिएगा डेवलपमेंट वर्ड पे भी विकास, क्योंकि साइको डेवलपमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी थी, तो एरिक्सन के द्वारा दी गई थी, एरिक्सन के द्वारा, है ना। तो ये आना था मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, एरिक्सन ने। यहाँ पे देखो पूछा अलग तरीके से है कि सामाजिक संघर्ष के समाधान के आधार पर व्यक्तित्व विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किसने किया था, मतलब कि जो स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा दी गई थी, अलग पूछा अलग तरीके से गया, लेकिन है इसका राइट आंसर सीधे सिंपल एरिक्सन। तो गाइस ने कुल मिलाकर 8 अवस्थाओं में बताया था, जैसे स्टेज 1 थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, फिर एंटोनमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फॉरिटी। इस तरह से उन्हें 8 स्टेजेस में अलग अलग तरीके से बताया था। साइको एनालिटिक डेवलपमेंट थ्योरी एरिक्सन के द्वारा दी गई थी, आपको सिंपली याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को गाइस। जिस तरह से अलग अलग थ्योरी थी, जैसे अभी मैंने बताया कि साइको एनालिटिक थ्योरी जिसको मनो विश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया था, फ्राइड ने दिया था। उसी तरह से जो मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत है वो एरिक्सन ने दिया था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जबकि मास्लो ने आत्मसिद्धि का सिद्धांत दिया था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। यही चीज़ें आपसे पूछी थी कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया, तो इसके लिए विस्तार से आपको देखना, तो हमारी साइकोलॉजी की सीरीज देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः प्राप्ति में समाहित एक प्रक्रिया है, कौन सी है, तो आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मृति। तो गाइस जो रिट्रीवल है ये प्रोसेस है किसका, स्मृति का, मेमोरी का। मेमोरी में पहले चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है, रीड किया जाता है, उसके बाद उसको सेव किया जाता है, उसके बाद पुनः प्राप्ति के लिए उसको रिकॉल किया जाता है, रिटेंशन के लिए, इत्यादि के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रकरण के लिए कुछ सूचनाओं को चयनित कर अन्य को परिधि में धकेलने की प्रक्रिया है। टू सेलेक्ट सम इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेस एंड टू रिलोकेट अदर्स टू प्रीहपरी इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधान। यानी कि अटेंशन के लिए ये चीज़ होती है कि सूचना प्रक्रम के लिए कुछ सूचनाओं को चयनित कर अन्य की परिधि को धकेलने की प्रक्रिया है, मतलब एक सूचना को दूसरे के अंदर इंक्लूड करने के लिए, अटेंशन इत्यादि को प्राप्त करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, अवधान का विस्तार डैश है, स्पैन ऑफ अटेंशन इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमित है, लिमिट है ना। तो ये आपको याद रखना है, जो अटेंशन की बाउंड्री है वो लिमिटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, इसमें बालक क्या होता है, तो ये आपको बताना है कि पावरफुल मोटिवेशन इज इफेक्टिव फैक्टर ऑफ लर्निंग इन दिस चाइल्ड टेस्ट, मतलब आपको बताना है कि कौन सा इसमें प्रोसेस होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, शीघ्र सीखता है। तो अगर पावरफुल मोटिवेशन इज इफेक्टिव फैक्टर ऑफ लर्निंग इन दिस चाइल्ड, उसके अंदर मतलब लर्निंग जो होगी वो रैपिडली होगी, हाईली वो जल्दी सीखेगा चीज़ों का, अगर पावरफुल मोटिवेशन है किसी भी बालक के अंदर। जो सिंपल सी चीज़ थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, यह किसने कहा था कि सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्व प्राप्त करना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्लॉक ने बताया था कि सोशल डेवलपमेंट मींस दैट एंश्योर ऑफ मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप। इस क्वेश्चन को अब मैं कैसे बताऊंगा, इसको आपको सिंपली याद रखना है, कोई एक स्टेटमेंट आ जाती है, अगर तो कोई फेमस स्टेटमेंट आए, जैसे कि मैंने प्लेलिस्ट में कम से कम 20 फेमस स्टेटमेंटें बताई है, तब तो आप वहाँ से अगर आपकी किस्मत अच्छी तो डायरेक्टली आ सकते हैं। बाकी जो इसका कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि साइकोलॉजी में तो बहुत हज़ारों के हिसाब से स्टेटमेंट्स दी है साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग, तो कोई भी आपसे पूछ के उठा लेता है। लेकिन मैक्सिमम जो हमने बताई थी, जो 20 बताई थी, 15 से 20, उनको आप जैसे जैसे वीडियो देखेंगे बीच बीच में हमने बताई हुई है, तो वहाँ से आपका क्लियर हो सकता है कुछ एक जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज, तो कौन सा है, तो आपको ये बताना है। राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी। तो ये क्यों हो जाएगा गाइज, क्योंकि सर जो नर्वस सिस्टम है, स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, ग्रोथ ऑफ मसल्स और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इंडेकोर ग्लैंड्स, ये सभी जो है फिजिकल डेवलपमेंट का क्षेत्र है, इन सभी में फिजिकली डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन थे, बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन है, सिंपल भी है कि हु प्रपोज डाल्टन मेथड, तो डाल्टन मेथड को किसने प्रपोज किया था, तो ये क्या था, हेलेन पार्कहर्स्ट। गाइस इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहाँ पर जो डाल्टन भी दिया है, यहाँ पे ऑप्शन में भी डाल्टन दिया जाता है, और बहुत सारे लोग 90% लोग डाल्टन को ही टिक मारते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में डाल्टन नहीं है, इसलिए लोगों ने इनमें से ऑप्शन दिया था। जैसे आप जानते हैं कि लर्निंग की 8 से 10 मेथड हमने बताए थे, है ना, जैसे मारिया मोंटेसोरी दी है, फ्रॉबल ने कौन सी विधि दी थी, आर्मस्ट्रॉन्ग ने कौन सा मेथड दिया था, उस तरह से डाल्टन पद्धति है ये दी थी पार्कहर्स्ट ने। तो आपको सिंपल याद रखना है, हेलेन पार्कहर्स्ट ने कौन सी थ्योरी दी थी, डाल्टन विधि दी थी। अब डाल्टन विधि ये आपको सिंपल याद रखना है, पार्कहर्स्ट ने दी थी। अब क्वेश्चन में जो है यहाँ पे डाल्टन दे देता है और उसको आपको टेक्निक करना है। डाल्टन विधि डाल्टन के नाम से नहीं है, ये सिंपल विधि का नाम है डाल्टन, लेकिन दिया किसने था, ये पार्कहर्स्ट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये किसने कहा कि शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है, हु सेड दिस, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज इंटायरली एट द मर्सी ऑफ साइकोलॉजी। तो ये किसके द्वारा बताया गया था, ये बताया था बी एन झा के द्वारा। तो जो बी एन झा है साइकोलॉजिस्ट इंडिया के थे, इन्होंने ये चीज़ बताई थी और ये स्टेटमेंट भी इन्होंने ही दी थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्टेज ड्यूरिंग विच साइकोसेक्सुअल एनर्जी इज डायरेक्टेड टूवर्ड डेवलपमेंट पीयर ग्रुप सोशल रिलेशंस इज, वह अवस्था जिसमें काम ऊर्जा साथी समूह के साथ सामाजिक संबंध विकसित करने में निर्देशित होती है, तो वो कौन सी है, वो होती है ऑप्शन नंबर सी, लेटेंसी। जो काम प्रुषित अवस्था होती है, इसमें जो होता है गाइस कि अपने जो पीयर्स ग्रुप होते हैं, साथी ग्रुप से, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाने के बारे में ज़्यादा अट्रैक्ट होता है बालक। तो ओके, तो लेटेंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्यक्तिगत मानकों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जाता है। मोरालिटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल नॉर्म्स ड्यूरिंग, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। उत्तर पारंपरिक स्तर में ये चीज़ होती है कि नैतिकता का विकास होता है। तो ये भी एक जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, ये आपको याद रखनी है कि जो मॉरल डेवलपमेंट है वो हमें क्या सिखाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो नैतिकता का सिद्धांत है वो दिया किसने था, तो ये दिया था कोहलरबर्ग ने। किसने दिया था, कोहलरबर्ग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का फ्री में बता देता हूँ। कोहलरबर्ग ने ही नैतिकता का सिद्धांत दिया था, जिनमें उन्हें 3 लेवल बताए थे, 3 लेवल बताए थे उन्हें, ये 3 लेवल बताए थे, जबकि स्टेजेस कितने बताए थे, तो 6 स्टेजेस बताई थी। 3 लेवल कौन कौन से, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ये 3 लेवल हो गए। जबकि 6 स्टेजेस उन्होंने बताई थी, पनिशमेंट, अवॉइडेंस, और दूसरा बताया था ऑब्जेक्ट परमानेंट ओरिएंटेशन, तीसरा बताया था गुड गर्ल गुड बॉय, और चौथी एक बताई थी मेंटेन सोशल ऑर्डर, और पांचवा बताया था सोशल कनेक्शन, छठा था उनका सार्वभौमिक बेसिक, इस तरह से था एक, मतलब यूनिवर्सलाइजेशन। तो उन्हीं में जो एक चीज़ आई थी कि जो नैतिकता का होता है वो कौन सी लेवल में आता है, यहाँ पे 3 लेवल यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जिसका जो राइट आंसर है, जैसे कि मैंने भी बताया, पोस्ट कन्वेंशनल में ये चीज़ आती है कि मोरालिटी जो है, नैतिकता है, वो किस तरह से काम करती है, क्या चीज़ है। तो तीसरे स्टेप में आती है, मतलब जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में होती है। अब इसका में ये भी पूछा जाता है कि टाइम स्पेंड क्या क्या है। तो जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है गाइस, इसका जो टाइम पीरियड है वो 4 से 9 है, जबकि कन्वेंशनल का 9 से 12 है, जबकि
पोस्ट कन्वेंशनल का 12 से 18 है। ओके, तो ये टाइम पीरियड भी आपको पता होना चाहिए, ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18वां है, द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी विच डिवेल्प लास्ट एज। तो सबसे अंत में विकसित होने वाला व्यक्तित्व का भाग कौन सा है? तो बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है, राइट आंसर इज सुपर ईगो। आप जानते हैं सबसे पहले ईड आया था, ईड के बाद ईगो की डिस्कस की गई थी, ईड ईगो के बाद सबसे लास्ट में आता है सुपर ईगो, जिसको हम परा अहम कहते हैं। यहाँ पे ईगो का अर्थ जो गाइस प्राउड से नहीं है, घमंड से नहीं है, अहंकार से नहीं है। यहाँ पे ईगो का मतलब और होता है ना। यहाँ पे ईड जो है, ईड सेक्सुअल एनर्जी या मतलब काम वासना इत्यादि से समर्थित पशुता का निशान है। जबकि जो सुपर ईगो गाइस ये महान चीज़ का है, मानवता का सिद्धांत है। यहाँ पे ये है ना, विस्तार से ये चीज़ें देखने तो साइकोलॉजिकल प्लेलिस्ट को वॉच करें। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विषय पर विविध विचार उत्पन्न करने की क्षमता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। क्योंकि क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस डाइवर्स थॉट ऑन ए सब्जेक्ट। मतलब कोई भी सब्जेक्ट है, अगर उसमें डाइवर्सिटी दिखानी है, डाइवर्स थॉट को प्रेजेंट करना है, तो कैसी एबिलिटी होती है? ये होती है गाइस क्रिएटिविटी की। मैंने आपको बताया था जो क्रिएटिविटी है, ये चैप्टर है एक, तो उसमें हमने ये चीज़ अच्छी तरह से बताई थी। क्रिएटिविटी बेसिकली चैप्टर का नाम है थिंकिंग। आप हमारी साइकोलॉजी में जा सकते हैं, थिंकिंग करके एक चैप्टर है थिंकिंग, उसमें हमने 4-5 तरह की थिंकिंग को बताया था। जैसे डायरेक्ट थिंकिंग है, इमेजिनेटरी थिंकिंग है, अब सारी थिंकिंग है, जिसको डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग है, एक तो ये क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना करना। तो उसी में हमने एक चीज़ बताई थी कि जो एक विषय को जब अगर विविध प्रकार से सोचते हैं, डाइवर्स थॉट अगर किसी चीज़ के ऊपर हो, तो उसको हम बेसिकली क्रिएटिविटी कहते हैं, यानी कि सृजनात्मकता कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20वां है, एक 8 वर्षीय विद्यार्थी जिसकी मानसिक आयु 6 वर्ष है, उसकी बुद्धि क्या होगी? IQ ऑफ एन 8-year-old स्टूडेंट हुज मेंटल एज इज 6 years विल बी। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फॉर्मूला लिखा है इस भाई साहब ने, जिसका ये क्वेश्चन पेपर है। आपको मैंने बताया था कि आपको साइकोलॉजी में IQ का जो फॉर्मूला वो आना ही चाहिए। IQ का फॉर्मूला यही होता है, MA/CA × 100। अब MA मतलब मेंटल एज दी हुई है, कितनी दी है? हुज मेंटल एज इज 6, तो 6 दी है। जबकि क्रोनोलॉजिकल एज सी होते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज जिसको हम कहते हैं एक्चुअल एज, है ना। तो एक्चुअल एज कितनी? 8 ईयर्स है, तो 6/8 × 100 जब इसको आप सिंपली करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 75। तो 70 बिल्कुल ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं, आपको सिंपल फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला कैसे आपको पता ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, MA/CA × 100। यहाँ पे एक बहुत सारे लोग इसको CA/MA भी करते हैं, तो ये गलत होगा। कैसे याद रखना? क्योंकि साइकोलॉजी क्या है, मानसिक तौर पे काम करती है, तो यहाँ पे साइकोलॉजी में सबसे पहले मन का ही चीज़ होता है, तो इसलिए मन को ऊपर आए, बाकी वास्तविक आयु नीचे आएगी। ओके, तो इस तरह से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21वां है, प्रारंभिक व्यक्तियों के लिए एरिक्सन का मुख्य विकासात्मक कार्य है। जो एरिक्सन डेवलपमेंट टास्क की बात की गई थी, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि प्रारंभिक व्यक्तियों के लिए एरिक्सन का मुख्य विकासात्मक कार्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, ज्ञान व कौशल अर्जन करना, नॉलेज एंड स्किल एक्विजिशन। ये चीज़ एरिक्सन डेवलपमेंट थ्योरी की एलिमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विज्ञान के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान बल देता है, तो एज अ साइंस एजुकेशनल साइकोलॉजी एम्फेसिस ऑन, किस शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान साइंस में किस तरह से बल देता है, किस चीज़ के ऊपर? तो इसको जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मापन पर। तो मेजरमेंट के ऊपर एज ए साइंस एजुकेशनल साइकोलॉजी फोर्स करता है मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो IQ ऑफ चिल्ड्रन ब्रॉट अप इन ऑर्फनेजेस इन इज मेनली ड्यू टू। तो आपको बताना है कि जो ऑर्फन्स होते हैं, जैसे अनाथालयों में पालने वाले बालकों की कम बुद्धि लब्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो आप जानते हैं कि जो इस तरह से अलगाव में या आइसोलेशन में, चाहे कहीं भी अनाथालय में, किसी और आश्रम में इत्यादि, जहाँ पे सोशल कनेक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे रहते हैं, तो उनका जो IQ है वो मतलब एज्यूम किया जाता है कि लो ही होगा नॉर्मल स्टूडेंट से, है ना, तो वेरी लो होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका मेन रीज़न क्या है? तो आपको बताना है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, वंचित वातावरण। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मतलब आइसोलेशन में रहेंगे तो ऐसे वातावरण में रहेंगे कि उनको प्रॉपर वातावरण नहीं मिल पाएगा, जैसे उनके पेरेंट्स नहीं होंगे या उनके जो रिलेटिव्स होंगे, जो क्लोज होंगे, उनके पीयर्स ग्रुप इत्यादि का अभाव होगा। तो इसी कारण से उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलता, सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलता, और तो इसी के कारण उनका IQ लो पाया जाता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। बाकी को आप यहाँ पे देख के ही गलत कर सकते थे यार गाइज, अब आनुवंशिकता का कोई लेना देना है ही नहीं, यहाँ पे जैविक विभिन्नता का बायोलॉजिकल भी ये भी नहीं होना था। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता तब भी आपके ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे टिक होना, क्योंकि इन्वायरमेंट का ही सारा खेल है। थोड़ा बहुत आपको कॉमन सेंस भी लगानी है साइकोलॉजी में, है ना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है। जनसंख्या में 130 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले व्यक्तियों का प्रतिशत होगा, अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन
हैविंग IQ अबव 130 विल बी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जनसंख्या में 130 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले व्यक्तियों का प्रतिशत होगा। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 130 जो मतलब ऐसे कितने लोग हैं प्रतिशत में जिनका IQ लेवल 130 से अधिक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2.2। गाइस ऑब्वियस है कि मतलब बहुत ही कम नंबर वाले लोग ऐसे होते हैं जिनका IQ लेवल 140, 130, 150 ऐसे होता है, मतलब इनको हम जीनियस कहते हैं, जिनका IQ लेवल इस स्तर का होता है, जीनियस यानी कि प्रतिभाशाली। जो मेन जैसे कोई साइंटिस्ट है या कोई बड़ा साइकोलॉजिस्ट है जिनने मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उन्हीं का IQ जैसे इतना हाई होता है 150, 160। बाकी जो एवरेज होता है, एवरेज IQ सभी को पता है कि 90 से लेकर 110 तक की होता है, जो आम लोग हैं जो हमारी तरह होते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु गिव द स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन थ्योरी ऑफ लर्निंग। उद्दीपन प्रतिस्थापन सिद्धांत अधिगम का किसने दिया था। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार चीज़ बताई हुई है कि लर्निंग की थ्योरी में जो 4-5 थ्योरीज है, थॉर्नडाइक की है ना, पावलोव की है, उस तरह से स्किनर की है, उस तरह से हमने ये बताई थी कि उसमें से एक जो सिद्धांत था उद्दीपक प्रतिस्थापन सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पावलोव के द्वारा। जो पावलोव है गाइस, पावलोव ने ही स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन थ्योरी दी थी। लर्निंग की विस्तार से देखना है तो आपको लर्निंग वाला चैप्टर देखना है। दूसरा चैप्टर ही है लर्निंग थ्योरीज, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन आते ही हैं, तो यहाँ पे नहीं बता सकते, वीडियो लंबी बन जाएगी। मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया गया था। कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज गिवन बाय, किसने दिया था। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार ही बताया हुआ है। जब भी ये क्वेश्चन करता हूँ तो ऑप्शन विल बी बिने, बिने के द्वारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बिने के द्वारा मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखिएगा खुद ही बुद्धि के कितने सारे क्वेश्चन आगे है ना, और इसीलिए मैंने पहला ही चैप्टर करवाया हुआ है। वो बहुआयामी योग्यता है, मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी इज। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंटेलिजेंस। फिर से इंटेलिजेंस का क्वेश्चन आ गया कि जो बहुआयामी योग्यता होती है, मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी, है किसके अंतर पाई जाती है। जो मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी होती है कि हर एक बहु दिशा में सोचना, है ना, मतलब मल्टी डायमेंशनल मतलब हर एक दिशा में सोचना, समझना इत्यादि कुछ भी कार्य करना है मल्टी डायमेंशनली, ये एबिलिटी केवल और केवल बुद्धि की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थी स्मृति जिसको सेमेंटिक मेमोरी कहते हैं, वो मुख्यतः किससे संबंधित होती है। जो सेमेंटिक मेमोरी इज मेनली एसोसिएटेड विद, किसके अंदर ये चीज़ होती है सेमेंटिक मेमोरी, तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी, सामान्य ज्ञान से। जनरल नॉलेज के अंदर सेमेंटिक मेमोरी पाई जाती है मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, डैश के अनुसार आत्म व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु है। अकॉर्डिंग टू डैश सेल्फ इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो सेल्फ किस चीज़ का सेंट्रल पॉइंट होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। तो मानवतावाद के अनुसार आत्म व्यक्तित्व का मुख्य केंद्र होता है। तो आपको ये सिंपल याद रखना, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उसका मेन कारण क्या होता है, वो ह्यूमनिज्म होता है, मानवतावाद होता है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी का कि विकास की प्रथम अवस्था है, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज, तो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैशव अवस्था, इन्फेंसी। तो डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज कौन सी है, वो इन्फेंसी है, जिसको शैशव अवस्था कहते हैं, और जिसका टाइम पीरियड क्या है, 0 से 2 वर्ष का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइज। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 2, जिसको इंग्लिश कहते हैं। तो इंग्लिश जो है आर्ट्स वाले और इसके अलावा इंग्लिश जिसको आती है वो भी डिस्कस इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से 33 तक वो रहा है कि आपको वॉइस को चेंज करके बताना है ना। वॉइस होते हैं ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, उनको आपको बताना है 1 से 34 तक। ओके, तो पहला है चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। तो आपको ये बताना है इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काइट्स आर बींग फ्लोन बाई चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे काइट्स है तो ये पहले आ जाएगा, जबकि जो वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म ले जाएगी। जैसे फ्लाई है, फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होगी, फ्लोन हो जाएगी, और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, यहाँ पे आर है यानी कि कंटिन्यूस टेंस है, तो यहाँ पे बींग लग जाएगा। सिंपल है, काइट्स आर बींग फ्लोन बाई चिल्ड्रन, इस तरह से इनको चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आई नो हर। यहाँ पे वही होगा, हर जो है गर्ल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हर यहाँ पे पहले आएगा, बट यहाँ पे पैसिव वॉइस में हर का शी बन जाएगा, है ना। तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, बेसिक रूल्स। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, शी इज़ नोन टू मी। तो ये इसका जो राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट टू आएगा, क्योंकि अभी सिंपल और डायरेक्ट ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई कैन डू इट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट कैन बी डन बाई मी। अब देखो यहाँ फिर से मी जैसे है, इट कैन बी डन बाई मी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इट कैन बी डन बाई मी। माफ कीजिएगा, यहाँ पे लिखा है आई कैन डू इट। अब इट यहाँ पे पहले आएगा। ओके,
कैन जो डू है यहाँ पे डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन होगी, तो इट कैन बी डन बाई मी, तो इस तरह से इसको चेंज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 33, यहाँ पे 34 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 34 है ड्यूक, और ड्यूक का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डचेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लॉर्ड, एक सेकंड गाइस, यहाँ पे जो 34 से 36 क्वेश्चन है इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा पेपर में। यहाँ पे जेंडर की बात करिए, जैसे जेंडर को चेंज कीजिए, जैसे बॉय का जेंडर होता है गर्ल, ओके, तो इस तरह से आपको जेंडर यहाँ पे चेंज करना है। जैसे अभी तक आपने जो यहाँ पे 31 से 33 तक की ये एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया, उसी तरह से 34 से 36 तक आपको जेंडर चेंज करना है। जैसे मैंने 34 का बताया, उसी तरह से अगर 35 की बात करें, जैसे लॉर्ड है, लॉर्ड होता है ईश्वर, तो लॉर्ड का जो जेंडर होगा अगर हम इसको चेंज करें तो होगा ऑप्शन नंबर बी, तो लेडी, तो लॉर्ड का होगा लेडी, तो ये आपको याद रखना है ना। 35 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। जबकि 36 की बात करें तो 36 का है सर, सर का तो आप सिंपली जानते ही है, सर का होगा ऑप्शन नंबर बी, मैडम। तो क्या, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, माफ़ कीजिएगा, मैडम की स्पेलिंग यहाँ पे MADM है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, बी नहीं होगा क्योंकि बी की स्पेलिंग गलत है। क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 की अगर चले तो 37 to 38 है, कंप्लीट द प्रोवर्ब्स विद द करेक्ट वर्ड गिवन इन ऑप्शन बिलो। तो यहाँ पे प्रोवर्ब्स दी है, आपको ये फिलअप करनी है। जैसे मनी मेक्स द मेयर डैश, तो यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन नंबर 37 में, माफ कीजिए क्वेश्चन नंबर 37 में, तो क्वेश्चन नंबर 37 में आएगा ऑप्शन नंबर बी, तो जो मनी मेक्स द मेयर गो, ओके। तो इस तरह से 38 की बात करें तो 38 में भी प्रोवर्ब्स दी हुई है, तो इसमें क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको बताना है 38 में आएगा, यहाँ पे 37 और 38 के लिए दो क्वेश्चन के लिए आपको प्रोवर्ब्स को फिलअप करना है। मच कैरी एंड लिटिल डैश, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूल। उस तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 और 40, 39 और 40 में क्या बोल रहा है कि चूज द राइट वर्ड टू कंप्लीट द इडियम्स और फ्रेज, तो यहाँ पे इस चीज़ की बात की गई, तो इसको आपको सिंपली फिलअप करना है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि अ वाइट डैश, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो अ वाइट डैश की जगह आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी है एलिवेंट। तो इस तरह से आपको ये सिंपल फिलअप करना है, इडियम्स है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 टू ब्रेक द डैश, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर बी, आइस, टू ब्रेक द आइस। तो इस तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 40 तक डिस्कस किया, 41 है क्वेश्चन 40 टू 44 फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड गिवन इन द ऑप्शन बिलो। तो आपको यहाँ पे करेक्ट वर्ड करना है, मतलब प्रेपोजिशन की बात की गई है। ऐसे 4 ऑप्शन में से आपको वो ऑप्शन फिल करना है जो जिससे प्रॉपर सेंटेंस बने, प्रॉपर चीज़ बने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सीमा वाज एब्सेंट डैश टू डैश द क्लास, तो यहाँ पे क्या आएगा कि सीमा वाज एब्सेंट डैश द क्लास, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम क्लास, की मतलब सीमा वाज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। तो यहाँ पे इन नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, हर नहीं आएगा, फोर नहीं आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली गाइस ये लिटरेचर की इंग्लिश है, इसका आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे फ्रॉम होता है, फ्रॉम का मतलब है से, मतलब क्लास से सीमा एब्सेंट थी, तो सीमा वाज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेयर इज डैश इग, तो यहाँ पे बताना है हेयर इज डैश इग, बिल्कुल है। आर्टिकल की बात की गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एन, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ई जो है, ई क्या एक वोवल से, और वेवल से पहले हमेशा ही एन लगता है ना। तो साउंड यहाँ पे एग की आ रही है, मतलब ई लग रहा है, तो हेयर इज एन एग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर यू सो एंग्री डैश मी, तो आप यहाँ पे क्या आएगा वाई आर यू सो एंग्री डैश मी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद मी, कि वाई आर यू सो एंग्री विद मी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 माई डैश ब्रदर इज कमिंग टूडे, तो आपका कौन सा ब्रदर इज कमिंग टूडे, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माई एलिडर ब्रदर इज कमिंग टूडे। बिग ओल्डर स्मॉल इस तरह का आता ही नहीं है, स्मॉल की जगह आता मतलब स्मॉलर, बट यहाँ पे स्मॉलर दिया नहीं है, तो यहाँ पे एलिडर इज द बेस्ट अप्रिशिएट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है कि 45 टू 47 चूज द करेक्ट चेंज ऑफ नंबर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो आपको यहाँ पे मतलब यहाँ पे जैसे चेंज ऑफ नंबर्स बताना है अच्छी तरह, बेटर जो है जिस तरह से जेंडर है उस तरह से नंबर्स बताना है। जैसे फर्स्ट है काफ, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड, तो चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन, सभी को पता है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 मैन, तो मैन का होगा क्या होगा, मैन का बिल्कुल सिंपल है, मैन का होगा मैन। ध्यान दीजिएगा मैंस नहीं होता, जैसे अब बहुत सारे को पता है कि एस लगाने से प्लूरल बन जाता है। सिंगुलर और प्लूरल की बात की जा रही है तो आपको पता है ना, चेंज ऑफ द नंबर, सिंगुलर मतलब टू प्लूरल, तब सिंगुलर मैन है, मैन से एस ऐसा नहीं होता है, मैंस नहीं होता, इसका मैन का मिन बन जाता है, हालांकि पढ़ते भी इसको मैन ही है लेकिन एक ही जगह ई लग जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, 50 तक आपको ये नंबर चेंज करने हैं सिंगुलर टू प्लूरल।
क्वेश्चन नंबर 40 नहीं गाइस यहीं तक था। यहाँ पे 48 to 50 का है कि इन ईच क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, बिल्कुल चारों सेम है। जैसे यहाँ पे ओबिडेंटली की बात की गई है, एक उसमें से ऐसे होगा जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, 3 ऐसे होंगे जिसकी स्पेलिंग गलत होगी। तो इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, जैसे 48 है, इसमें से आपको बताना है कि राइट स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा है। तो 48 जो है, 48 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये वाला ओबिडेंटली, ये करेक्टली स्पेल्ड है, जबकि जो ये ऊपर के 3 है इसमें स्पेलिंग कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। 49 है वेदर, वेदर का जो सही स्पेलिंग है वो आप छांट लीजिएगा क्या है। तो इसका जो है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये वाला वेदर की सही स्पेलिंग है, जबकि बाकी के 3 जो ये गलत स्पेल्ड है। उसी तरह से एलिफेंट है, एलिफेंट यहाँ पे आप सही स्पेलिंग देख लीजिएगा क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी, ये इसकी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 to 53 है। इस तरह से गाइस आपको ये चीज़ भी ध्यान देनी होती है कि कौन सी क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। जैसे अभी तक आपने पढ़ा कि कहीं पे जेंडर पूछा है, कहीं पे बोला कि करेक्ट स्पेल्ड कहाँ पे है, कहीं पे पैसे पॉइस पूछा है। तो यहाँ इसी तरह से क्वेश्चन 253 पूछा है कि चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू वर्ड प्रिंटेड इन द कैपिटल लेटर। यहाँ पे अपोजिट लेटर पूछा गया है। अपोजिट लेटर का पता ही है ना, एंटीनियम्स, जैसे गुड का होगा बैड, इसी तरह से डे का होगा नाइट, अपोजिट लेटर। सिंपली चीज़ें पूछ जाती है, टेट में क्या ज़्यादा डीप नहीं पूछा। जैसे लव है तो लव का क्या होगा, 51 है, 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हेटर्ड। जैसे लव है, लव का होगा हेट या हेटर्ड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है होप, होप मतलब आशावादी, उम्मीद रखना। तो होप का क्या होगा अपोजिट वर्ड, होप का होगा डिसअपियर, है ना। तो डिसपेयर जो होगा वो किसका आएगा, होप का। क्वेश्चन नंबर 3 है बोल्ड, तो बोल्ड की बात करें तो बोल्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइम्ड या टीम्ड भी से कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ अगर मूव करें तो 54 to 57 है, चूज द वन वर्ड विच करेक्टली स्टैंड फॉर द ईच एक्सप्रेशन। मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि जो लाइन है, लाइन को कौन सा वर्ड स्टैंड करता है, ये आपको बताना है। कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना, कि जैसे एक लाइन होती है, उस लाइन को एक वर्ड ही सेटिस्फाई करता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 54, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर। जब किसी व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री को किसी पर्सन के द्वारा लिखा जाता है, किसी दूसरे को, तो उसको क्या कहते हैं, दूसरे के द्वारा लिखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोग्राफी। गाइस किसी भी पर्सन की केस स्टडी मेथड्स के द्वारा इसको किया जाता है, कि लाइफ हिस्ट्री को ड्रॉ किया जा रहा है किसी भी दूसरे पर्सन के द्वारा, तो वो बायोग्राफी उसे कहते हैं। उस तरह क्वेश्चन नंबर 54 है अ स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्स विद द सेम मीनिंग। अगर कोई ऐसा वर्ड है जो सेम मीनिंग है जिसका, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सिनोनिम्स। ये तो आप जानते हैं ना, एंटीनिम्स होता है उल्टा। अगर कोई वर्ड है उसका बिल्कुल एग्जैक्ट उल्टा, जैसे हमने यहाँ पे होप का बताया था कि डिसअपियर होगा, उसी तरह से ऐसा वर्ड जिसका सेम मीनिंग होता है, कोई भी 2 वर्ड ऐसे हो जिनके मीनिंग सेम होते हैं तो उनको सिनोनिम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैपनिंग एवरी ईयर। हैपनिंग एवरी ईयर क्या है, एवरी ईयर होगा तो क्या आएगा, एनुअल। तो अगर मंथली मतलब हर मंथ होगा, ईच मंथ होता तब वो मंथली होना था, तो कि यहाँ पे एवरी ईयर पूछा तो ये एनुअली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 to 60, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग एज द वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर। अब यहाँ पे देखिए वही चीज़ बताएगी कि सिनोनिम्स ढूंढने अपने, है ना। जैसे रेयर है तो रेयर को और किस नाम से जाना जाता है, मतलब इसका सेम इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वर्ड है जो रेयर का ही सेम मीनिंग देगा। तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनकॉमन। रेयर मतलब बिल्कुल कहीं कहीं पे लिमिटेड स्टॉक में, मतलब बहुत ही रेयर है, मतलब दुर्लभ मात्रा में, प्रचुर मात्रा में नहीं है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में। तो अनकॉमन होगा, कॉमन मतलब जो हर जगह, अनकॉमन मतलब जो कहीं कहीं पे होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंडसम। तो हैंडसम का जो सिनोनिम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुड लुकिंग। गुड लुकिंग को ही हैंडसम कहा जाता है, तो दोनों का मीनिंग सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 60 है मीटिंग। तो मीटिंग का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि कॉन्फ्रेंस, असेंबली और गैदरिंग, ये सभी तीनों चीज़ें किसकी होती है, मीटिंग की होती है। मीटिंग मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर कोई विशेष मुद्दे पर चर्चा करते हैं। तो कॉन्फ्रेंस पे भी वही चीज़ होती है, असेंबली भी वही चीज़ होती है, और गैदरिंग भी वही चीज़ होती है, इकट्ठा होकर बहुत सारे लोग खड़े हैं। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है गाइज वो है हिंदी का। गाइज जो आर्ट्स इत्यादि नॉन मेडिकल वाले साथी है वो भी पेशेंस बना के रखें, भले उनके लिए हिंदी नहीं आती है, हिंदी एलटी के लिए आती है। इसका जो अगला सेक्शन करने वाले हम जीके का, उस वीडियो को वहाँ तक स्किप कर सकते हैं, वहाँ पे वो चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है हे भगवान रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है। तो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संबोधन। तो ओके, राइट आंसर विल बी
ऑप्शन नंबर सी ये ठीक हो जाएगा कि हे भगवान रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है, तो कौन सा कारक है, संबोधन है। LT वाले भी कृपया ध्यान दें क्योंकि LT वालों के भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की चिंदी निकालना मुहावरे का अर्थ है, कि हिंदी की चिंदी निकालना, इस मुहावरा जो ये दिया था, इडियम्स दिया है, इसका मतलब क्या होता है। तो 62 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, किसी बात की तह तक पहुंचना। जब किसी बात की तह तक पहुंचना है तो उसका मुहावरा होता है हिंदी की चिंदी निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63वां, पंचक्की में कौन सा समास है। समास भी पूछे जाते हैं, समास तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे पंचक्की है तो पंचक्की समास में होगा। यहाँ पे गाइज जो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से सी और डी दोनों समास को यहाँ पे टिक किया गया था, तो यहाँ पे सी और डी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। 64 है, आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी वाक्य है। बिल्कुल सिंपल है लेकिन पूछा गया थोड़ा टेक्निकली तरीके से। ये सरल संयुक्त मिश्र को किस तरह का वाक्य है, आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी। आगे देखिए इसका साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया गया है इसका, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त। ये संयुक्त है, क्यों है संयुक्त, क्योंकि इसमें और या भी लिखा और फिर पीछे ये क्वेश्चन मार्क भी लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है, 65 के लिए हमें फिर से ऊपर चलना पड़ेगा। शुद्ध वाक्य छांटिए, तो शुद्ध वाक्य आपको छांटना है जिस तरह से मतलब एक प्रॉपर, हालांकि है तो ये चारों वाक्य बिल्कुल सेम ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हिंदी ग्रामर के अनुसार से, हिंदी साहित्य के अनुसार से इनमें से एक ऐसा वाक्य होगा जो बिल्कुल प्रॉपर सही होगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ढूंढना है सबसे पहले। तो जो राइट आंसर होगा 65 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम थककर उसके घर में सो गया। जबकि यहाँ पे जो और है इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, जैसे उसके घर में थककर राम सो गया, थोड़ा उल्टा लग रहा है, थककर राम उसके घर में सो गया, ये भी गलत है। तो राम थककर उसके घर में सो गया, ये इसका जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो आपको इसमें से इस वाक्यों के लिए एक शब्द लिखना है, अमृत के समान वचन। तो अगर कोई वचन अमृत के समान होती है उनको क्या कहते हैं हम, उनको कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, वचनामृत। ये आपको ध्यान रखना है गाइज, यहाँ पे अमृत वचन नहीं होगा, ये हिंदी लिटरेचर के हिसाब से वचनामृत होगा, ये इसके राइट आंसर है। अगर कोई ऐसे मेरा भाई बूई है जिनको लग रहा है कि हम गलत आंसर बता रहे हैं तो वो कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर कर सकता है, आपके कमेंट हम हाईली वेलकम करेंगे। इसके साथ ही भाइयों मैं आपको बताऊंगा कि जो हम आपको आंसर बता रहे हैं ये ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से, जब टेट का एग्जाम होता है उसके बाद जो प्रोविजनल आंसर की आती है उसी के हिसाब से हम ये आपको आंसर बता रहे हैं, है ना। कुछ एक चीज़ें ऐसी है जैसे हिंदी का हमने आपको बताया, इंग्लिश का बताया, ये हमने मेरे भी पर्सनली सब्जेक्ट्स नहीं है, तो फिर भी हम आपके लिए अपनी टीम से डिस्कस करके लिए ये क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। बहुत मेहनत लगती है गाइस। अगर कोई ऐसा मेरा भाई है जो फाइनेंशियल हेल्प करना चाहता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर हम आपको फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम आपको नंबर दे देंगे, तो वो हमें फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अमाउंट भी 100 200 500 इत्यादि आपकी बहुत बड़ी हेल्प होगी हमारी जर्नी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विराम उदाहरण चिन्ह है। तो उदाहरण चिन्ह के तौर पे किस साइन का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, कौन से चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये इस तरह से जिनको इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं इंग्लिश में, इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, बंदाऊं गुरु पद पद्मा परागा सरुचि सुवास सरस अनुरागा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद प्रयुक्त किया हुआ है। तो यहाँ पे छंद की बात की गई है, तो आपको बताना है कौन सा छंद है। तो ऑप्शन नंबर बी, चौपाई। चौपाई नामक छंद का इस्तेमाल इसमें किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 है, काली घाटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकार की बात की गई है, तो अलंकार यहाँ पे 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 70 है, लड़कियां शतरंज का खेल देख रही है, रेखांकित क्रिया का भेद है। तो 70 का जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20, कर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, अंदर छूत नहीं बाहर दूर 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 लोकाकृति का अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 71 का नहीं, माफ़ कीजिएगा, ए नहीं है गाइज, 71 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मन में कुछ बाहर कुछ। मतलब अंदर छूत नहीं बाहर दूर दूर, मतलब मन में कुछ और है बाहर कुछ और है, ये इस लोकोक्ति का अर्थ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 है, अरे तुम आगे वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है। अरे तुम आगे वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है, यहाँ पे ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी से कहते हैं, है ना, इसका भी आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पे अरे के बाद लिखा है। तो ये कौन सा कारक है ये आपको बताना है। 72 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबोधन कारक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है, वो पढ़ता तो पास हो जाता वाक्य में कौन सा काल है। काल है, देखिए वो पढ़ता तो पास हो जाता, तो ये कौन सा काल है ये आपको बताना है। 73 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेतु हेतु मद भूतकाल।
तो जो है वैसे तो ये पास्ट टेंस है, भूतकाल है, लेकिन प्रॉपर यहाँ से पूछा गया तो प्रॉपर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेतु हेतुमत भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 74 है, लाख का घर राख होना मुहावरे का अर्थ है कि लाख का घर है उसका राख होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 74 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनी व्यक्ति का निर्धन हो जाना, कि मतलब लाख का घर था वो राख हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनी का निर्धन हो जाना, यानी कि अमीर का गरीब हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 75वां है ना, तो 75वां क्वेश्चन है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसके मत अनुसार है? ये चीज़ किसने बोली है कि कविता हमारी परिपूर्ण क्षणों की वाणी है? ये चीज़ किसके द्वारा बताई गई है? तो ये बोला गया है सुमित्रानंद पंत के द्वारा, तो सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा ये लाइन बोली गई है, ये आपको ध्यान रखना है। एलटी वाले बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ध्यान दें, एलटी और जेबीटी वाले इसी तरह क्वेश्चन आपको बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल पीला घरेलू बीमार मीठा शब्द कौन से विशेषण के अंतर्गत आते हैं? तो ये सारे जो शब्द है किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक, क्योंकि गुण है गाइस, ये सरल पीला घरेलू बीमार इत्यादि ये सब ही क्या है, कहीं ना कहीं करेक्टर मतलब है, गुण है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़े हैं, ये संधि है, संधि विच्छेद इत्यादि जो आती है इस तरह की आती है, यहाँ पे संधि की बात की गई है कि नमः जमते बराबर है नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि का इस्तेमाल किया गया है? तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विसर्ग संधि। कौन सी हो जाएगी? डी, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, धीरे धीरे चलो नहीं तो थक जाओगे वाक्य में कौन सा अव्यय प्रयुक्त है? तो धीरे धीरे चलो नहीं तो थक जाओगे, इस वाले वाक्य में कौन सा अव्यय प्रयुक्त है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीतिवाचक विश्लेषण। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में, निज की भाववाचक संज्ञा है, तो निज की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी नितिज्य, नहीं निज तत्व, माफ कीजिएगा, 79 का सी ऑप्शन राइट है, निज तत्व इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? तो उपसर्ग की बात की गई है, तो उपसर्ग कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, उत जो है इसका इसमें यूज किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 81 है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अवधी भाषा में। अवधी भाषा में रामचरितमानस को तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 82 का राइट आंसर है डी, बहुब्री। अब इसमें नीलकंठ में कौन सा शब्द समास है? तो नीलकंठ शब्द में है बहुब्री समास, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दड और ढ व्यंजन है, तो ये कौन से व्यंजन है, मतलब कहाँ से ये बोले जाते हैं? जैसे वर्ड होते हैं ना कि कौन सा, जैसे कौ कहाँ से बोला जाता है, फो कहाँ से बोला जाता है, दूसरे ड और ढ है ये बोले जाते हैं कहाँ से? तो ऑप्शन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उतिक्षप्त, उतिक्षपत से ये बोली जाती है, ये वाले व्यंजन बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। 84 है, किस विधि में पहले उदाहरण और बाद में परिभाषा दी जाती है? तो ये विधि की बात की गई है, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग चीज़ें हैं, साइकोलॉजी में भी ये चीज़ आती है, इंडक्टिव विधि और डिडक्टिव विधि वही चीज़ें हैं कि पहले उदाहरण दिया जाता है फिर डेफिनेशन दी जाती है, या पहले डेफिनेशन दी जाती है उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। तो 84 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगमन विधि। आगमन विधि को डिडक्टिव मेथड कहते हैं, डिडक्टिव मेथड में पहले उदाहरण दिया जाता है तो बाद में परिभाषा दी जाती है, जबकि निगमन विधि इसकी उल्टी है, निगमन विधि में पहले परिभाषा दी जाती है उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। तो ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 है, वो कौन सा वचन है जो गद्य में तो प्रयुक्त है परंतु पद में नहीं? अब जानते हैं कुछ एक ऐसे वचन होते हैं जो केवल गद्य में गाए जाते हैं पद में नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जो गद्य और पद दोनों में गाए जाते हैं। तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौन वचन। तो मौन वचन केवल गद्य में ही प्रयुक्त होता है। गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी वाक्य है, तो ये कैसा वाक्य है? सरल संयुक्त मिश्रित प्रश्नवाचक किस तरह का वाक्य है? तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित है, क्योंकि इसमें बोला है कि गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी होगी, तो ये मिश्रित वाक्य है। 87 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आत्मा का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है पूछा यहाँ पे, तो इसका मतलब 3 यहाँ पे ऐसे होंगे जो होंगे, एक नहीं होगा। तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वैभव। चैतन्य, ब्रह्मा, विभू ये सभी जो है आत्मा के पर्यायवाची है, जबकि वैभव यहाँ पे नहीं होगा।
इसका प्राय बची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, आजकल हरीशचंद्र भाषा भला कहाँ मिलेंगे? आजकल हरीशचंद्र भला कहाँ मिलेंगे वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक। तो गाइज ये थे हिंदी के क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 माफ कीजिएगा, सेक्शन नंबर 4 पे जो है मैथमेटिक्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन ये होने वाला है। इसके साथ ही नॉन मेडिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। नॉन मेडिकल वाले जो साथी है वो भी यहाँ पे ध्यान दें। अब देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि मैथ्स में टाइम लगता है, मैंने पहले वीडियो एक बनाई हुई है मैथ्स की, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। मैथ्स की एक वीडियो है जो जेबीटी और नॉन मेडिकल उसमें लिखा हुआ भी है, बार जो उसका टाइटल होगा तो वहाँ पे आप देख सकते हो, उसको देख लो। उसमें मैंने विस्तार से यही क्वेश्चन थे, इसी तरह के क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं थे, इसी तरह के क्वेश्चन थे जेबीटी के ही जो हमने डिस्कस किए हुए हैं विस्तार से। आप उनको उस वाली वीडियो को देख लें, है ना। यहाँ पे उस वीडियो का लिंक भी आ रहा होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको उस वीडियो का लिंक भी आ रहा होगा, वहाँ से आप जिसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि कैसे करने हैं क्वेश्चन को। 91 है, 2.001 डिवाइड करना है इसको। इससे सिंपल है, जो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे तो ऐसे करेंगे सिंपली, नीचे 3 से करेंगे क्योंकि 3 जीरो से 3 जीरो कट हो जाएगी, तो सीधे इसको इसी से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 667। यहाँ पे सिंपल समझ रहे हैं ना गाइज। यहाँ पे पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना गाइज। ये इस तरह से बनेगा जैसे 00201 है, बट यहाँ पे क्या बन जाएगा 100 1000 303 बनेगा। तो यहाँ पे जब इसको भी आ जाएगा और ऊपर 1000 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो सिंपल यहाँ बचेगा 3, तो 3 से फिर इसको काटना है तो सिंपल आ जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, इसका मान क्या होगा? सही में दिया है, सबसे पहले चेंज करेंगे। जैसे 3 सही 2/3 है तो सही में चेंज करेंगे, 3 3 9 2 11 11/3 बन जाएगा। इसका कितना बन जाएगा 2 कम 2 1 3, तो 3/2 बन जाएगा। प्लस इसी तरह से इन बाकी को चेंज करना और फिर उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद उसका राइट आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 76.29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए बिल्कुल सिंपल है। 93 का मान होगा, तो जो 93 क्वेश्चन को आप डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 101। कैसे करेंगे? सिंपल है। अब देखिए ना करने का तरीका भी देखिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 10 की पावर, यहाँ भी 10 की पावर, यहाँ भी 10 की पावर है, तो पावर सेम है तो इसको आप ऐड कर लेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 100% का 50% का 25% डिवाइडेड बाई 25 गुना 100, 25 गुना 50 का मान है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन यार, कुछ नहीं करना। यहाँ पे का मतलब होता है गुना। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, 100 का 50% का 25%। ओके, नीचे डिवाइड करना है 25 गुना 50 से, तो सिंपल आप करेंगे कितना यार 100। और यहाँ पे एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखनी है, 100 का परसेंट बोला तो 100/100 लगेगा, ये भी आपको ध्यान रखना। तो जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 94 का सी, 0.01। ओके, इस तरह से आपको करना है। का मतलब था गुना, बाकी यही चीज़ें आपको फिलअप करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हल्का सा धुंधला है। यदि 10 आदमी या 12 औरतें एक काम को 10 दिन में करते हैं तो 5 आदमी और 6 औरतें इकट्ठे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 95 वाला ये क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 दिन में। तो अब देखिए क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, कि यदि 10 आदमी या 12 औरतें एक काम को 10 दिन में करते हैं तो 5 आदमी और 6 औरतें इकट्ठे इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो वो भी 10 ही दिन में करेंगे अगर इकट्ठे होकर करेंगे तो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन आंकड़ों का परिसर बताना है, तो रेंज बतानी है। तो रेंज कैसे बताते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। रेंज होती है सबसे बड़ा अंक, सबसे बिगर अंक होता है, माइनस सबसे स्मॉलर अंक। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो उसका जो राइट रेंज आ जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब 17। अब कैसे होगा आप ये देख ही सकते हैं। सबसे बड़ा अंक यहाँ पे देखें तो 21 है, तो 21 सबसे छोटा अंक क्या है 4 है, तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही बच्चे वाले क्वेश्चन आते हैं गाइस। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, जिन साथियों का भी मैथ में प्रॉब्लम है, वो मैथ की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसको आप देख लें। उसमें मैंने बताया कि किस तरह से कम इंटरवल के टाइम में क्वेश्चन करते हैं मैथ्स के, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बताने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी बन जाएगी। 97 में से कौन सी त्रिभुज की त्रिभुजा नहीं हो सकती है जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 97 का सी, तो 3 सेंटीमीटर वाली नहीं होगी। ओके, ये हो जाएगी। ये इसका भी मैंने लॉजिक बताया था कि 3 भुजाएं, मतलब ये क्यों नहीं होगी, मतलब 2 का माप तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई थी डिटेल लेक्चर के लिए, आपको वो वीडियो देखनी है। एक कार 120 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, इसी कार की गति कितनी बढ़ाई जाए कि ये 3 घंटे में तय करे? तो सबसे पहले आपको इसका क्या निकालना होगा,
स्पीड निकालनी होगी, स्पीड के बाद आपको इसको एडजस्ट करके वहाँ से इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, सेम कार के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। 98 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 कि 225% का मान बराबर होता है तो किसके बराबर होता है? तो 225। यार सिंपल है, 225% मतलब 225/100। तो जब आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 एक आयत का परिमाप 40 मीटर है, आयत की लंबाई चौड़ाई 5 गुने से 4 मीटर कम है, तब आयत की लंबाई हो जाती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे समीकरण आपको बनाना है। जैसे लंबाई उसके चौड़ाई की 5 गुने से 4 मीटर अधिक है। जैसे लेट जो चौड़ाई होगी उसको एक्स मान लो, चौड़ाई को ब्रेथ जो है चौड़ाई को मैंने एक्स मान लिया। अब उसकी लेंथ क्या होगी? लेंथ होगी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 5 गुने से 5x + 4, 4 कम है, माफ़ कीजिएगा यहाँ आएगा 5x - 4 कम है। अगर अधिक बोलता बढ़ाता 4, तो बस ये क्या है? लंबाई आ गई 5x - 4। अब क्या है? परिमाप है। परिमाप आपको आता ना आयत का क्या होता है? 2 इंटू लेंथ इंटू प्लस, यानी कि 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, ये क्या होता है? इसका परिमाप होता है। अब यहाँ से वैल्यू डाल दो। चौड़ाई को आपने x माना है, लंबाई को आपने ये माना है, बराबर कर लो इसकी जो दिया हुआ है। परिमाप यहाँ पे 40 दिया, जब आप इसको इक्वल कर लेंगे यहाँ पे सिंपली आ जाएगा। क्वेश्चन हल्का सा घुमा देता है लेकिन बिल्कुल ईजी होता है। फिर से मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको नहीं है इसका पता तो वीडियो देख ले मेरे भाइयों, और क्या बोल सकता हूँ। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ साथियों, समझो आप थोड़ी भावनाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्याओं का LCM और HCF यहाँ पे दिया है, तो एक संख्या 17 तो दूसरी क्या होगी? इस तरह क्वेश्चन भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। वैसा ये भी सिंपल 101, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी है, इसमें क्या है? आपको पावर्स में दिया है, पावर्स में को पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेना। जब आपको पावर को सॉल्व करते तो आपको सिंपली यहाँ पे 8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि इतने इतने से भाग हो जाए वो कौन सी है? जब आपको इस तरह से सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो आपको क्या करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको देखना है यहाँ से, है ना। तो अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछिए। सबसे पहले 4 अंकों की सबसे संख्या को लिखेंगे, और जब यहाँ से आप निकालेंगे तो आप यहाँ से LCM को भी निकालना होगा, क्योंकि चारों से बोर जानी चाहिए। तो चारों से जाने के लिए यहाँ पे LCM का निकालना ज़रूरी हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1152। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 104 निम्नलिखित में से कौन सा 1 के बराबर है? तो 1 के बराबर इनमें से कौन सा होगा? ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ ही था 2017 वाला, जो हमने मैथ का किया था ना, वहीं पे ये क्वेश्चन आया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि किसी की पावर भी 0 होती है, वो 1 के बराबर आ जाता है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या के बीच में नहीं है? तो आपको ये बताना है। 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब यह कैसे किएगा? जिसे को नहीं देखना है, जिसको नहीं पता है वीडियो देख ले यार, इतना आलस्य मत कीजिए। वहाँ पे मैंने बताया इसको डेसिमल में चेंज करना पड़ता है। जब आप इसको डेसिमल में चेंज करेंगे उसके बाद इनको भी आपको डेसिमल में चेंज करना है, फिर आपको पता लग जाए। जैसे मान लीजिए 1.5 है, एक 2.0 है, तो अभी आप ऑप्शन में खुद देख लीजिए कि इनमें से इनके बीच में कौन कौन सा फॉल नहीं कर रहा है। तो इस तरह से जब फ्रैक्शन में तब तो आप इनको पहचानेंगे नहीं, ऑब्वियस है। लेकिन जब आप डेसिमल में चेंज कर लेंगे, दशमलव में चेंज करेंगे, फिर तो आप इजीली पहचान लेंगे ना। तो यही चीज़ है, यही चीज़ें मैंने वहाँ पे बताया। ये 2 पूर्ण कोणों का अंतर 30 है तो कौन है? अब देखिए पूर्णक और संपूरक कोण का भी मैंने आपको बताया हुआ है, बिल्कुल अच्छी तरह से बताया है भाई, है ना। उसकी वीडियो देखने तो जाके देख लीजिए, यहाँ पे मैं नहीं बता सकता, बहुत ही लंबा कॉन्सेप्ट है। पूरक और संपूरक बिल्कुल अच्छी तरह से बताया हुआ है ना। 106 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 और 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 107 यदि किसी संख्या के आधे में 45 जोड़ दिया जाए, संख्या में से 3 गुना किया जाए, वो संख्या है ऑप्शन नंबर 107 का हो जाएगा सी विल बी, मतलब 18 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समीकरण बनेगा, जिसको समीकरण बनाना नहीं आता है तो वीडियो देख ले थोड़ा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे बोला है यदि मान लीजिए कोई संख्या x है, उस संख्या के आधे के x/2 में 45 जोड़ दिया जाए +15, तो वो संख्या के 3 गुना हो जाती है, मतलब हो जाएगा 3x। तो ये इसका समीकरण बन जाएगा कि x/2 + 45 = 3x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त के संदर्भ में पाई का मान है। तो वृत्त के संदर्भ जब हम बात करते हैं तो इसका पाई का मान क्या हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिमाप बाय डायमीटर, यानी कि सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर हो जाता है परिमाप का। ओके, तो कैसे आ जाता है? तो इसके लिए आपको सिंपल याद होना चाहिए इसका फॉर्मूला। जैसे सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ओके, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, जबकि जो परिमाप होता है वो होता है 2r, मतलब जो परिमाप होता है ना पूरा डायमीटर, वो डायमीटर के होता है, उसमें 2r लगते हैं पूरे। तो यहाँ से सिंपली जब आपको कटेंगे 2r से r कट जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे क्या बचा? पाई बचा। तो यही पाई तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर, समझ रहे हैं मेरी बात को? पाई यहाँ पे जो पूछा है 2πr, तो 2r को पहले साइड ले जाओ, तो यही तो बनेगा सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी। सिंपली आपको यहाँ पे बताना था, समीकरण सॉल्व नहीं करना। 110 से यहाँ पे बताना है
यदि किसी गैस का जमाव इतने समतल पर इतना हो जाता है तो डिग्री सेल्सियस होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को गाइस हल्का सा ये अलग है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसको करते कैसे हैं। इसको करने का तरीका है कि 5/9 इंटू F-32 इस तरह से आपको करना है इक्वल टू सेल्सियस। जब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना तो आप इस फॉर्मूले को लगाइएगा। फिजिक्स वाले मेरे भाई जो है नॉन मेडिकल मेडिकल वाले उनको भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में चेंज करने के लिए, तो इस फॉर्मूले को आप लगा लें, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कि मतलब यहाँ पे देखिए फ़ारेनहाइट्स में दिया है तो 435 दिया, आई थिंक ये 435। इसको आपको यहाँ पे एफ़ की जगह डालना है, बस जैसे आप एफ़ की जगह डालेंगे सिंपल सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल फार्मूला है, बिल्कुल ईजी फार्मूला है। कई जगह सेल्सियस में दिया जाता था, फ़ारेनहाइट में निकालना है, फार्मूला यही लगेगा, कुछ नहीं करना है। C इज इक्वल टू 5/9 इंटू F-32। गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने आपको बता दिया, इससे पहले भी मैंने अपनी वीडियो में ना जाने कितनी बार बताया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वो वीडियो कोई भी, तो इस फार्मूले को कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा। जब भी आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना है, तो आपको इस वाले फार्मूले को लगाना है 5/9 इंटू F-32। एक कभी क्वेश्चन आता है केल्विन में चेंज करने, तो केल्विन में आपको 273 को या तो प्लस करना है या माइनस करना है, वो डिपेंड करेगा केल्विन से सेल्सियस में पूछा है या सेल्सियस से केल्विन में पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। 111 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14%। उस तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 112 है, तो 112 है यहाँ पे इक्वल बताया है, तो 112 का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दो संपूरक कोणों का अनुपात ही है। संपूरक और पूरक कोण में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, बताया है पुरानी वीडियो में, आप देख लें। 113 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दुकानदार के पास 48 लीटर तेल है, तो ये भी सिंपल है, समीकरण जैसा टाइप बनेगा इसमें। ये तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 लीटर। 5 लीटर का आंसर है। सिंपल है यार, आपको स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी होगी, आप समीकरण बन जाएगा, फिर आप इजीली करेंगे। इतना तो आपको पता ही होगा। निम्न में किसका अधिकतम मान है, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। सिंपल आप इसको चेंज करेंगे डेसिमल में, फिर आ जाएगा आंसर। ओके, घबराना नहीं है गाइस, जैसे चेंज करना नहीं है अगर आपको आता है। जैसे इसको मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे 320 आएगा डिवाइड, अब पॉइंट है, पॉइंट का 1 लगेगा, है ना। पहले तो 50 आ जाएगा, यहाँ 50 इंटू, अब यहाँ 1 पॉइंट है, पॉइंट का 1 लगेगा कि 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 जीरो है। अब सिंपली इसको काटो, 1 जीरो से 1 कट गई। अभी बाकी को भी आप इजीली काट लेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा इसका आंसर। ओके, यदि रीता की आयु सीता की आयु से 25% अधिक है, तो ये भी यहाँ पे समीकरण बन जाएगा। समीकरण बनने के बाद आप इसको ईजिली कर लेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20%। की संख्या का, ये भी यहाँ पे सिंपली पूछा है, बिल्कुल कुछ नहीं करना यार, सिंपली यहाँ पे दिया गया है ये चीज़ें। ओके, तो 117 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 64। साथियों समझ रहे हैं ना, मेरे को लग रहा है कि आपको समझ ही आ रहा है। बाकी अब देखिए ना, कोई संख्या है, जैसे कर ही लेता हूँ इस क्वेश्चन को। किसी संख्या का 1/8 बराबर है 2/5 भाग 1/20, वो संख्या है। अब किसी संख्या का मान लीजिए, सबसे पहले उस संख्या को मान लो, x का 1/8 बोला है, ये किसके बराबर है, इन दो के बराबर। 2/5 भाग 1/20, भाग को अगर मैं गुना में चेंज करूँ तो संख्या उल्टी हो जाती है, 20/1 बनेगा। एक को लिखने कोई फायदा नहीं है। 5 एकम 5, 5 चौके 20, कितना आया, 4 आया। अब 4 दूनी क्या हुए, 8 हुआ। ओके, ये 8 पहले हट जाएगा तो ये बन जाएगा 8 गुना 8, 8 अटे 64। तो ऑप्शन नंबर सी वहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो 117 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, तो 64 है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे क्वेश्चन मैंने मैथ्स की वीडियो में बनाएंगे, वहाँ पे देख लें। सिंपली तो चीज़ें हैं वहाँ पे मैंने अच्छी तरह से, क्योंकि 1 घंटे का वो लेक्चर है इस पूरे घंटे का, और 1 घंटे में मात्र 30 क्वेश्चन ही डिस्कस किए, तो आप खुद सोच सकते कितनी अच्छी तरह से मैंने वहाँ पे डिस्कस किया होगा। तो यहाँ पे मेरी मजबूरी है कि नहीं कर सकता एक्सप्लेन, क्योंकि टाइम वहाँ पे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 घंटे का लेक्चर ऑलरेडी बन चुका है, अभी जी के क्वेश्चन डिस्कस करने बाकी रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या यहाँ पे दी है, निम्न में से किसके पूर्णतः विभाजित है। तो आपको बताया विभाजित का तरीका मैंने आपको बताया है कि 2 से लेकर 11 तक जो नंबर है, जैसे आप कीजिएगा, सॉरी वेरी सॉरी, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरह से 11 तक कैसे देखते हैं विभाजित का रूल, वो भी मैंने आपको मैथ वाली वीडियो में बताया हुआ है। जैसे इसकी बात अगर करें तो ये 2 से भी जाता है, एक सेकेंड, 2 से भी ये जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट पे 6 है। 4 से भी जाएगा क्योंकि 36 है, 36 को जाता है, पारा 9 चौके 36। 5 से नहीं जाएगा, तो 5 वाला ऑप्शन है, जैसे ये वाला ऑप्शन है, कट कर लो इसको सीधे ही, है ना। 2 से भी जाता है, 4 से। अब 3 से 4 2 6 जोड़ेंगे इसको, 4 2 6 9 6 15 15 6 21 21 3 24 24 से 30, तो 10 3 30, 3 से भी ज़्यादा। तो राइट आंसर आई थिंक यही होगा, 2 3 4, है ना, यही हो जाएगा 2 3 4। फिर बाकी देख लेना। तो इसका जो 118 है, 118 का जो राइट आंसर है, हाँ यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बाकी डिटेल देखना है कि कौन सा किससे विभाजित हो जाए, तो वीडियो देख लें आप मैथ वाली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 119, 10% वार्षिक की दर से 12,000 का 1 महीने का ब्याज होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। हालांकि पुराने क्वेश्चन में ये भी मैंने किया हुआ था, चलो बता देता हूँ, वरना आप कमेंट करेंगे सर हर एक का आपने किसी का नहीं बताया, इसलिए बता देता हूँ। P × R × 100
ओके, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट बताना है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 12,000 है। रेट यहाँ पे 10% है। टाइम यहाँ पे 1 महीने का पूछा, तो 1 महीने का ब्याज कीजिए, तो आप यहाँ पे मतलब महीने में 12 तो 1/, कितना करेंगे, 12 कर लेंगे, बाई 100 कर लेंगे। तो सिंपली यहाँ पे जब आप इसको करेंगे तो P इंटू R इंटू टी लगेगा। सिंपल फॉर्मूला 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 रुपया। तो 100 रुपया का ब्याज लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या 4r है। तो इसका सिंपल है, अर्धवृत्त पूछा है, क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। अर्धवृत्त ये पूरे वृत्त का है, तो अर्धवृत्त के लिए 2 से डिवाइड करो तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। बस त्रिज्या r² की जगह 4r का स्क्वायर आ जाएगा ना। ये r² त्रिज्या का माप है, यहाँ पे r की जगह पूरा 4r लगाना है, बार स्क्वायर लगाना है, तो बस आ जाएगा यहाँ सेंस क्या आ जाएगा, 120 का 120 का आ जाएगा C 8πr²। सिंपल ये है, कुछ नहीं होता यार गाइस, बस आपको थोड़ा सा माइंड हिलाना होता है अपना। तो ये थे मैथ के क्वेश्चन। अब आ चुके हैं हम फाइनली उस टॉपिक की ओर, उस सेक्शन की ओर जिसका आप शायद पहले से वेट कर रहे थे, जीके के सेक्शन। बिल्कुल सही गए, जैसा कोई भी टेट नहीं है जिसमें जीके क्वेश्चन नहीं आते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेक्शन को, अच्छी से समझिएगा, यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। फर्स्ट क्वेश्चन ही देखो कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेरे भाई साथी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका टेट पास होना बिल्कुल डन है। ओके, तो भारतीय अर्थव्यवस्था होती है गाइज, ना तो ये समाजवादी है, ना पूंजीवादी, ना नहीं सोशलिस्ट है, ना कैपिटलिस्ट है, ये है मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिक्स्ड, यानी कि मिश्रित। भारत में जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, तभी तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेक्टर सरकारी भी है, बहुत सारे सेक्टर प्राइवेट भी है ना, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे सोशलिस्ट भी है और कैपिटलिस्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज, तो ये हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा डेफिशिएंसी होती है, कौन सा डिजीज होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, मतलब रतौंधी होता है, रात को अंधेरे से नहीं दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के शरीर का तापमान होता है। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन को हल्का सा इसने चेंज किया हुआ है, 123 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिएगा, अगर यहाँ पे सेल्सियस में देते तो 37 डिग्री होता है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। अगर सेल्सियस में तो 37 डिग्री होता है। अगर आपको फ़ारेनहाइट में पता होता है तब तो अच्छी बात है, 98 होता है, याद रखिएगा आज के बाद 98 फ़ारेनहाइट। अगर आपको बाई चांस पता नहीं होता, तो मैंने भी जैसे आपको पहले फार्मूला बताया ना, कौन सा फार्मूला, ये वाला, कि कैसे चेंज करते हैं, तो वो फार्मूला एक बार फिर से बता देता हूँ। C = 5/9 इंटू F-32। इस फार्मूले को आपको गांठ बांध कर यूज रखना ही है, याद किसी को भी रखना है, खासकर मेडिकल और नॉन मेडिकल जेबीटी वालों को तो याद रखना ही है। क्यों? क्योंकि इस फार्मूला के क्या है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ़ारेनहाइट में था, इतना आपको पता था कि सेल्सियस 37 डिग्री पे होता है, तो आप 37 रख लो। जैसे आप इसकी वैल्यू यहाँ पे 37 रख रहे हो, तो एफ की वैल्यू आपके पास सीधे आ जाएगी 98.4, है ना। तो बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो आपको बताना है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। तो इसका जो राइट आंसर 124, ऑप्शन नंबर ए, H.J. कन्या। H.G. कन्या जी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। तो ये चीज़ है। इसके अलावा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट बढ़ने से पहले गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, है ना। कमेंट में अपनी राय जरूर कर लें कि ये आपको कैसा लगी हमारी मेहनत, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे, इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस आएगा, तभी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स इत्यादि के लिए, जो कि 10-11 इत्यादि तारीख को होने तय हुए हैं। अगर फिर से एक चीज़ मैं बताऊँगा, फाइनेंशियल हेल्प के लिए, अगर कि मेरे ऐसे भाई है जो फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं, 50 रुपीज़, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 या 1000, तो वो भी बहुत बड़ी हेल्प होगी हमारी जर्नी में। तो अगर कोई सपोर्ट करना चाहता है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर कर सकता है। कुछ एक भाई ऐसे कह रहे थे कि सर जैसे ही टेट का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा हम सीधे आपको फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, वो भी अच्छी बात है यार, ईश्वर करे कि आपका टेट का पेपर पास हो। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान संगमरमर में परिवर्तित होती है? तो 125 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? तो झांझर है, झांझर इज द फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? तो झांझर है चंबा का फेमस डांस, ये आपको याद रखना है। हिमाचल जी कैसे क्वेश्चन आया हुआ, तो झांझा कहाँ से बिलोंग करता है? चंबा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्बर और गिरी किसकी सहायक नदियाँ हैं? बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन है, राइट आंसर विल बी यमुना। यमुना की 2 सहायक नदियाँ हैं मुख्य रूप से, एक तो पब्बर, एक गिरी। ओके, और हिमाचल प्रदेश में सबसे कम क्षेत्र में बहती है यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की लाल रुधिर कणिकाएं, जिसको आरबी सेल कहते हैं, रेड ब्लड सेल की औसत आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? मतलब कितने टाइम पीरियड होता है उनका, ह्यूमन रेड ब्लड सेल का एवरेज लाइफ स्पैन तो होता है कितने साल, माफ कीजिए कितने दिन? तो राइट आंसर विल बी
ऑप्शन नंबर डी 120 दिन। तो आरबीसी का टाइम पीरियड कितना होता है? 120 दिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज़ है गाइस, सुपर सीरीज़ में हर एक वीडियो में उसका जिक्र करता हूँ। सुपर सीरीज़ सभी के लिए है, वो किसी भी टेट के लिए, आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, जेबीटी, शास्त्री, उर्दू टीचर, पंजाबी टीचर, सभी के लिए, क्योंकि उसमें जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, खासतौर पे आर्ट्स वालों के लिए है वो, है ना। इसके अलावा सभी को देख सकते हैं उसमें। ना जाने ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार डिस्कस किया हुआ है, और इसका राइट आंसर अगर आप हमारे से जुड़े तब तो आपको बिल्कुल रट्टा ही हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी 42वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 1976 में होता है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था संविधान बनने के बाद में। और इसी टाइम जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, है ना। किस में जोड़ा गया था? तो आर्टिकल 51 में इनको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलेंड्री इन हिमालयाज किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जो हिमाचल प्रदेश के निर्माता के नाम से भी इनको जाना जाता है कि हिमाचल प्रदेश के निर्माता कौन है? डॉक्टर वाई एस परमार। और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर वाई एस परमार ही थे। और इन्हीं ने कौन सी बुक लिखी थी? पोलेंड्री इन हिमालयाज। तो गाइज तारीख की अगर एक और चीफ मिनिस्टर का जिक्र हुआ है तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज जो तारीख है 8 जुलाई है, और आज हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह हमारे बीच में नहीं रहे हैं। हमारी और हमारे यूट्यूब पूरे चैनल की तरफ से ईश्वर से ये कामना करते हैं कि वे अपने चरण पादुका में दिव्यांगत आत्मा की शांति दे दें, है ना। जो राजा वीरभद्र सिंह है, उनका जो जीवन है काफ़ी सरल था, बिल्कुल सिंपल था। वैसे राजा थे ना, उनकी तरह कोई राजा आएगा ना ही कोई राजा हुआ था, है ना। उन्हें प्रदेश के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ओके, विपक्ष वाले जो थे, बीजेपी थे इत्यादि अन्य पार्टी थी, वो भी उनकी इज्जत करते थे, क्योंकि बहुत ही अच्छे लीडर थे। अगर मैं जिस पे से हम जुड़े हैं, जैसे स्कूल इत्यादि, स्कूल कॉलेजेस बहुत खोले उन्होंने, है ना। अगर हम अपने डिपार्टमेंट की बात करें, और जो स्टाफ्स इत्यादि की प्रॉब्लम होती है उनको भी उन्होंने भरपूर मात्रा में दूर करने की कोशिश की। तो एक बार फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से राजा वीरभद्र जी को तहे दिल से हाथ जोड़कर नमन करते हैं। उनके कोटेश्वर जो उन्होंने काम किया था, तो ये चीज़ अब चलती रहती है यार, अब अपना वर्क नहीं रोक सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। बाकी ईश्वर से कामना करते हैं कि जो दिवंगत आत्मा है उनको अपने चरणों में शांति दें, है ना। तो ये चीज़ है। चलिए फ्रेंड्स, मूव करते हैं अपने अपने क्वेश्चंस पे। ये चीज़ मैंने इसलिए बताई क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर वाई एस परमार जी का जिक्र हुआ था, तो उसी के संदर्भ में आज जैसे मैं सुबह उठा तो मैंने भी अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे देखा कि राजा वीरभद्र सिंह जो हमारे बीच में नहीं रहे, तो बहुत ही दुख की अनुभूति हुई कि इतने जो फेमस पर्सन थे, इतने फेमस जो थे, है ना, हिमाचल की शान थी एक वे। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब खुद भी अगर कोई भी इस तरह का सेलिब्रिटी जो होता है ना, जो एक आइडेंटिटी होती है हिमाचल प्रदेश की, एक पहचान थी डॉक्टर राजा वीरभद्र सिंह जी, तो वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो यही दुआ कर सकते हैं ईश्वर से कि वे अपने चरणों में उनको स्थान दे। बहरहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 131 है, पीली क्रांति किस उत्पादन के लिए प्रयुक्त की जाती है? मैंने आपको बताया है इसकी जो और रेवोल्यूशन होती है, जैसे येलो रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन है ना। तो इनको आपको पता होना चाहिए कि कौन सी किसके लिए हो जाती है। जैसे वाइट रेवोल्यूशन है, दूध के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो जो पीली क्रांति है, पीली क्रांति जो किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मछली के लिए, दालों के लिए, दूध के लिए नहीं। दूध के लिए मैंने अभी बताया कि कौन सी क्रांति होती थी, वाइट क्रांति। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे राइट आंसर होगा नन ऑफ द दीज। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो एशिया और यूरोप को अलग करती है 132, ऑप्शन नंबर ए यूराल जो पर्वत श्रेणी है, द विच माउंटेन रेंज सेपरेट एशिया एंड यूरोप। तो एशिया और यूरोप को जो कॉन्टिनेंट्स है, महाद्वीपन को कौन सी करती है? तो यूराल पर्वत श्रृंखला उनको अलग करती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की ओर। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को कौन संबोधित करता है? संबोधित बोला मतलब एड्रेस कौन करता है, तो एड्रेस कौन करता है? 133 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। हमने राष्ट्रपति वाली जो हमारी जो वीडियो है वहाँ उसको देख सकते हो, उसमें हमने अच्छी तरह से ये चीज़ें बताई है, कौन बुलाता है, कौन करता है इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट या विच डे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 जनवरी। तो गाइज 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, दास वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दास वंश का जो संस्थापक है उसको माना जाता है ऑप्शन नंबर डी, कुतुब उद दीन ऐबक। कुतुब उद दीन ऐबक इनको जो है दास वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, हिमाचल प्रदेश का पहला
मेगा फूड पार्क किस जिले में बना? तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ था उस टाइम, लेकिन अभी ये आने के चांसेस बिल्कुल कम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऊना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 137 भारत में वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मजदूरी का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? चाइल्ड लेबर इज कंसर्न इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान में चाइल्ड लेबर का जिक्र किस आर्टिकल में हुआ है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बिल्कुल रट्टा मार के याद रख लेना है। अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। अनुच्छेद 24, तो जो फंडामेंटल राइट्स है 24, उसके अंतर्गत बाल मजदूरी के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 24 इससे रिलेटेड है, चाइल्ड लेबर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पास सेपरेट लाहौल फ्रॉम स्पीति? तो लाहौल और स्पीति के बीच में बहुत सारे दर्रे आते हैं, इनमें से कौन सा दर्रा आता है वो आपको याद रखना है। तो है ना 139 है, 139 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंजम दर्रा। कुंजम दर्रा जो है लाहौल और स्पीति को अलग करता है, जबकि यहाँ पे रोहतांग दर्रा ये कुल्लू जिले में पाया जाता है। ये कुल्लू और लाहौल स्पीति को अलग करता है या जोड़ता है, जबकि बारालाचा दर्रा लाहौल स्पीति में है ना। इस तरह से जो शिपकेला दर्रा अलग अलग दर्रे हैं, लेकिन यहाँ पे लाहौल और स्पीति की बात की गई तो कुंजम दर्रा इनको अलग करता है। नेक्स्ट है, सालार जुंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो जो ये है सालार जुंग म्यूजियम जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। तो हैदराबाद में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किससे श्रीलंका भेजा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघमित्रा एवं महेंद्रा। तो संघमित्रा एवं महेंद्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका को भेजा गया था अशोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के किस शासक को बीना बजाते हुए उनकी मुद्रा से चित्रित किया गया था? तो इसमें से कौन सा ऐसा इंडियन रूलर था एंशिएंट इंडिया का, प्राचीन भारत का, जिसको बीना बजाते हुए चित्रित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 142 का सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि टैट में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो जरूरी नहीं कि जेबीटी का और टैट के लिए, तो जेबीटी का हो सकता है कि आर्ट्स में ये क्वेश्चन आ जाए, नॉन मेडिकल में ये क्वेश्चन आ जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने जो भी आप जेबीटी वाले भाई देख रहे हैं वीडियो को, आप अपने नॉन मेडिकल इत्यादि, शास्त्र इत्यादि जो भी आपके कोई फ्रेंड है उनको शेयर कर लीजिएगा, तो वो भी इन चीज़ों को देख सकते हैं और हेल्प लेकर अपना टैट का पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल किससे संबंधित है? तो टोडरमल वाज एसोसिएटेड विद, किससे ये संबंधित है? तो 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व सुधार, जो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स है उसी से ये संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था तो किस वर्ष? द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन द ईयर, कब ये ढूंढी गई, मतलब हुई थी ये चीज़? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर है 144 का सी, 1764। तो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, जबकि इसके अलावा पानीपत की जैसे पहली लड़ाई 1526, दूसरी लड़ाई 1556 और तीसरी 1761 में लड़ी गई थी। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ, टैट में डायरेक्ट ये लड़ाइयाँ पूछी जाती है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊना जिले की पहाड़ियों का क्या नाम है? तो आप जानते हैं कि ऊना जिले की जो पहाड़ियाँ उनको शिवालिक पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शिवालिक पहाड़ियाँ जो है उनके लोअर एल्टीट्यूड में रहने वाली पहाड़ी होती है, जैसे ऊना इत्यादि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है? तो हम जानते हैं कि कांगड़ा के धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना। तो 146 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? धर्मशाला में है ये प्रॉपर, लेकिन धर्मशाला में पड़ा कहाँ पे है? कांगड़ा में, क्योंकि कांगड़ा का जिला मुख्यालय धर्मशाला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया है? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, विष्णु शर्मा इसका राइट आंसर है। 147 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा। ये क्वेश्चन ना जाने मैंने टैट में पर्सनली कितने में देखा है, अलग अलग टैट में, इसलिए तो मैं बोलता हूँ गाइस ये क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी टैट में पूछा जा सकता है। जीके की बात मैं कर रहा हूँ पर्टिकुलरली। किस खेल में बुलजाई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो बुलजाई इज रिलेटेड टू विच गेम? तो ये इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में बुलजाई का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इन विच फील्ड ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य में, लिटरेचर में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो 10 जो है 10 ऐसे देश है जो अस्थायी तौर पे संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हुए हैं। तो गाइज ये था
माफ़ कीजिएगा JBT का टेट का पेपर, ओके, जो हमने आपको पूरा सॉल्व करवाया, फुल JBT का टेट का पेपर। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें अपनी राय की वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर आप चाहते हैं। इसके अलावा तीसरा काम आप करना बिल्कुल ना भूलिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर लें मैक्सिमम नंबर पे। ये वीडियो को आप फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस चीज़ का पता लगे। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ JBT वालों के साथ ही शेयर करें, आप इसको आर्ट्स, नॉन मेडिकल, LT, शास्त्री, नॉन मेडिकल इत्यादि आर्ट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एक सेक्शन ऐसे हैं सेक्शन जो कि कॉमन है। इसके साथ ही गाइस वीडियो आपको बिल्कुल ज़रूरी शेयर करना। अगर कोई फाइनेंशियल हेल्प करना चाहता है मेरा भाई हमारी जर्नी में, तो वो हमें ज़रूर कमेंट कर सकता है, उनके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे और हम अपना नंबर उनको व्हाट्सएप के माध्यम से दे देंगे। और इसके अलावा गाइस मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम में हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में वहाँ पे जाकर आप टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है उसको लिंक कर ले, वहीं पे आपके अगर आपको किसी कोई PDF चाहिए तो वो PDF आपको मिल जाएगी। ओके गाइस, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।